दोस्तों ए टू जीएस में आपका स्वागत है। आज सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर मोहनजोदड़ो नगर को विस्तार से डिटेल्स में बताएंगे, क्योंकि इसके समकालीन जितने भी नगर का उत्खनन या खुदाई से मिला है, चाहे वे हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर, धौलावीरा, आलमगीरपुर, सुरकोटदा, सुत कांगेडोर, मांडा या दायमाबाद या फिर राखी गढ़ी, बनावली, इन सभी नगरों में सबसे बड़ा जो नगर था वो कौन? मोहनजोदड़ो। सबसे विकसित नगर ये भी मोहनजोदड़ो, और सबसे यानी सुव्यवस्थित नगर जो था वो कौन था? मोहनजोदड़ो। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सर्वाधिक जो प्रश्न देखने को मिलता है वे दो नगरों से सबसे ज्यादा मिलता है। एक है मोहनजोदड़ो नगर और दूसरा हड़प्पा नगर। बाकी लोथल, कालीबंगा या रंगपुर से ये कहीं कहीं से प्रश्न उठाया जाता है, लेकिन सबसे जो ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर से। इसलिए इसे डीप में सुव्यवस्थित तरीके से आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, तो विश्व का प्रथम सुव्यवस्थित नगर था। विश्व का प्रथम सुव्यवस्थित नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। और विश्व का प्रथम वैज्ञानिक नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। ठीक है। और विश्व का सबसे विकसित बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। अब इसको ध्यान से समझिए। जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर पाया गया है, इस नगर में जितने भी नगर, उन सभी नगरों में सबसे विकसित नगर, सबसे बड़ा नगर, सबसे सुव्यवस्थित नगर और विश्व का सबसे प्रथम नगर, ठीक है, कौन था? मोहनजोदड़ो। क्योंकि इसके समकालीन जो नगर सभ्यता हुआ, चाहे वे मेसोपोटामिया की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता, माया सभ्यता या चीनी सभ्यता यानी पीली नदी की सभ्यता, ये सभी सभ्यताओं में सबसे विकसित जो नगर था वो था मोहनजोदड़ो। इसलिए इसे प्रथम वैज्ञानिक नगर कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो बनावट था नगर का वो अति सुव्यवस्थित नगर था। ठीक है, अति सुव्यवस्थित तरीके से बनाया गया था, इसलिए इसे वैज्ञानिक नगर भी कह सकते हैं। तो प्रथम सुव्यवस्थित नगर, प्रथम वैज्ञानिक नगर, विकसित और बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ तो मृतकों का टीला, मृतकों का या शवों या लाशों का, जो भी कहिए, मृतकों का शवों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मृतकों का या शवों का टीला। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है माउंड ऑफ डेड। ठीक है, क्या कहा जाता है? माउंड ऑफ डेड। अब ध्यान दीजिए, मृतकों का टीला या माउंड ऑफ डेड किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। किस भाषा में कहा जाता है? तो सिंधी भाषा में। याद रखिएगा, ये भी आया हुआ है सिंधी भाषा में। कौन सी भाषा में? सिंधी भाषा में। ठीक है, तो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का या शवों का टीला, अंग्रेजी में माउंड ऑफ डेड। अब इसे मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंध का बाग। सिंध का बाग किसे कहा जाता है? तो सिंध का बाग मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड या सिंध का बाग। ठीक है, मोहनजोदड़ो का खोज किनके द्वारा किया गया है? ठीक है, किनके द्वारा? तो खोज जो हुआ, मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किए? राखल दास बनर्जी। कब किए? 1922 में। ये ध्यान दीजिएगा,
तो 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने एक नगर का खोज किए, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर, जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब ये किस नदी के किनारे स्थित पाया गया है? नदी, तो नदी होगा सिंधु नदी, सिंधु नदी। और सिंधु नदी के कौन सी दिशा में? दाहिना या दाहिनी किनारे, दाहिनी किनारे पर पाया गया। कौन सा नगर? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर ये स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता का एक सबसे विकसित, बड़ा, सुव्यवस्थित और विश्व का प्रथम वैज्ञानिक नगर था। कौन? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज किनके नेतृत्व में हुआ? यदि ये प्रश्न आए पूछा जा सकता है तो वो हुआ ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्योंकि यहां से भी पूछा जाता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ठीक है ना, ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो उस समय महानिर्देशक थे वे थे सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो नगर का खोज किए। अर्थात यानी सर जॉन मार्शल जो थे वे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल थे, महानिदेशक थे, याद रखिएगा। और ये कब से? तो 1902 ईस्वी से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक थे। कब तक? तो 1928 ईस्वी तक। अब इन्हीं के निर्देशन में हड़प्पा का खोज हुआ। हड़प्पा दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किए और मोहनजोदड़ो का खोज हुआ। ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ? 1922 ईस्वी में। किसने किए? राखल दास बनर्जी। हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में। किसने किए? तो ये दयाराम साहनी। लेकिन भारतीय पुरातात्विक विभाग के जो महानिर्देशक थे वे कौन थे? सर जॉन मार्शल। और इन्हीं के देखरेख में इस खोज हुआ हड़प्पा का और मोहनजोदड़ो का। ये माइंड में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर मोहनजोदड़ो का स्थान, यानी स्थान कहा जाए मोहनजोदड़ो का कहां पाया गया? तो ये पाकिस्तान में एक प्रांत है, सिंध प्रांत। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये मोहनजोदड़ो नगर, और ये पाया गया लरकाना जिला। ठीक है, तो लरकाना जिला में स्थित। तो जो मोहनजोदड़ो नगर ये वर्तमान समय में कहां पे पाया गया है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित मोहनजोदड़ो नगर था, जो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर बसा था और विश्व का प्रथम बड़ा, विकसित, सुव्यवस्थित नगर था। कौन? तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो का जो नगर था इसका नगर संरचना क्या था? तो इसका नगर और मोहनजोदड़ो को यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। ये भी एग्जाम में आता है। तो यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को में यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसे शामिल किया गया? तो मोहनजोदड़ो को। कब किया गया ये याद रखिएगा। तो ये किया गया 1980 ईस्वी में। तो 1980 ईस्वी में यूनेस्को में मोहनजोदड़ो नगर को शामिल किया गया।
अब यूनेस्को क्या है ये भी ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक ऑफ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना हुआ था ये 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुआ था यूनेस्को का, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये पेरिस में है, ये पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। भारत इसमें शामिल कब हुआ, तो 1946 ईस्वी में भारत यूनेस्को का सदस्य बना। अभी वर्तमान समय में 194 देश यूनेस्को का सदस्य है, ठीक है। तो यूनेस्को जो है ये इसका मुख्यालय पेरिस, भारत शामिल हुआ कब, ये भारत शामिल कब हुआ, 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना। वर्तमान में कितने देश हैं, देश कहा जाए तो 194 देश शामिल है। इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ, ठीक है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म में भी पूछ देता है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक ऑफ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यानी ध्यान दीजिए, यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक ऑफ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक का कल्चरल यानी सांस्कृतिक संगठन। तो इसका जो स्थापना कब हुआ, 16 नवंबर 1945 को, और मोहनजोदड़ो नगर को यूनेस्को में शामिल किया गया है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो यूनेस्को में शामिल कब हुआ, 1980 ईस्वी को मोहनजोदड़ो नगर को यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए, नगर संरचना यानी टाउन प्लानिंग है या नगर संरचना, वो कैसा था। तो मोहनजोदड़ो का नगर दो भागों में बटा था। पहला भाग पश्चिमी या इसी को ऊंची भाग, पश्चिमी भाग या ऊंची भाग, ठीक है। और जो दूसरा भाग था वो कैसा था, तो वो निचला या पूर्वी या निचला भाग, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का जो नगर था वो दो भागों में विभाजित था। पहला जो था पश्चिमी भाग या ऊंची भाग, और दूसरा पूर्वी भाग या निचला भाग। इसमें प्रशासनिक सामाजिक इमारतें और उच्च अधिकारी या प्रशासनिक लोग रहा करते थे। ये किलाबंदी था, यहीं पे असेंबली हुआ करता था, सभा भवन हुआ करता था, विशाल स्नानागार हुआ करता था, विशाल अन्नागार, सब ये यहाँ पे था। इसमें निचली भाग में आम जनता के लिए था, घर, सड़क, दुकान, नालियां वगैरह सब इसमें था, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पश्चिमी भाग में क्या क्या था, यहां से आता है प्रश्न। तो पश्चिमी भाग किसके लिए था, तो प्रशासनिक एवं सामाजिक इमारतें, ठीक है। देखिए, प्रशासनिक और सामाजिक जो इमारतें था वो कौन से भाग में था, तो पश्चिमी भाग यानी ऊंची टीले वाले क्षेत्र या ऊंची भाग में था, ठीक है। प्रशासनिक और सामाजिक इमारतें या प्रशासनिक सामाजिक जो लोग थे, जो उच्च अधिकारी वगैरह जो थे, वे इसमें रहा करते थे, पश्चिमी भाग वाले में। और क्या था, तो विशाल स्नानागार तो विशाल स्नानागार कहाँ था, तो ऊंची भाग में, पश्चिमी भाग में, या इसी को कहा जाता है ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ था कहां, तो ऊंची भाग या पश्चिमी भाग में, ठीक है। और विशाल अन्नागार
यानी अनाज का जो गोदाम था, विशाल अनाज का गोदाम, या इसी को कहा जाता है ग्रेट ग्रेनरी। ये कहां था? तो ये था पश्चिमी भाग में या ऊंची टीले वाले क्षेत्र में मोहनजोदड़ो का, ठीक है। और इसमें क्या था? तो सभा भवन। तो सभा भवन कहां था? तो सभा भवन यानी असेंबली हॉल, ठीक है, असेंबली हॉल। ये मोहनजोदड़ो नगर का पश्चिमी भाग या ऊंची भाग वाले में था। कहां? सभा भवन। और था किलेबंदी। ये कैसा नगर था? किलेबंदी, ठीक है, किलेबंदी यानी फोर्टिफिकेशन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मोहनजोदड़ो का नगर था वो दो भागों में बटा था। एक था पश्चिमी भाग जिसे ऊंची भाग कहा जाता था, जहां पे प्रशासनिक सामाजिक इमारतें या यहां पे उच्च लोग रहा करते थे। यहीं पे विशाल स्नानागार था, विशाल अन्नागार था, सभा भवन था, और ये जो नगर था वो किले बंद था, ठीक है ना, यानी किले बंदी था इस नगर में। अब ये पूर्वी जो निचला भाग है, इसमें कैसा था? तो देखिए, ये इसे निचला भाग कहा गया, नीचे वाले क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में था। और इसमें आम जनता रहा करते थे, आम जनता, ठीक है ना, आम जनता रहा करते थे। यहां पे घर, ठीक है, सड़कें, नालियां, दुकानें, ये सब ज्यादा संख्या में पूर्वी भाग या निचला भाग में था, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो नगर दो भागों में बटा था, एक पश्चिमी भाग और दूसरा पूर्वी भाग, ठीक है। पश्चिमी भाग में उच्च अधिकारी लोग रहा करते थे, जो शासनकर्ता लोग रहा करते थे, और जो निचली भाग था, पूर्वी भाग था, वहां पे आम जनता का निवास था। कैसा? आम जनता का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए, जो नगर संरचना में घर था, घर यानी मोहनजोदड़ो का घर, वो कैसा था? तो 2 या 3 मंजिला, या 2 या 3 मंजिलों का, या बहुमंजिला, ठीक है ना। कैसा था? बहुमंजिला, यानी 2 या 3 मंजिले का मकान हुआ करता था, घर हुआ करता था। कहा? मोहनजोदड़ो नगर में। याद रखिएगा कैसा बना हुआ था? तो पक्की ईंटे का, या पक्की ईंटों से बना था, ठीक है, पक्की ईंटों से बना था। किसका मकान? तो मोहनजोदड़ो के नगर वासियों का जो मकान था वो पक्की ईंटों का बना था। ईंटे का जो अनुपात था 1:2:4 में था, 1:2:4। अर्थात इसको समझ लीजिए कि इसकी जो ऊंचाई था 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो था 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ईंटे का, और जो लंबाई था 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 28 सेंटीमीटर लंबा, ईंटे का लंबाई 28 सेंटीमीटर, ये चौड़ा कितना था, यानी चौड़ाई कहा जाए, चौड़ा 14 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई था यानी ऊंचा, ठीक है ना, वो कितना? 7 सेंटीमीटर ईंटे का। याद रखिएगा। और इस ईंटे का प्रयोग मकान बनाने के लिए किया गया था। तो ईंटे का अनुपात 1:2:4, यानी 7, 1, 14, 2 और 28, 7×4 = 28। याद रखिएगा। तो ये था ईंटे का अनुपात, मोहनजोदड़ो नगर का ईंटे का अनुपात इस अवस्था में था, ठीक है। तो जो घर बना हुआ था 2 या 3 मंजिलों का बना हुआ था, या बहुमंजिला कह सकते हैं, पक्की ईंटों का। और घर में क्या था? तो रसोई घर, ठीक है, एक रसोई घर, एक स्नान घर, ठीक है, और क्या था? शौचालय, और क्या था? आंगन।
ये सब था कहाँ के घर में? तो मोहनजोदड़ो के वासियों का जो घर था वो 2 या 3 मंजिले या मंजिलों का बना हुआ था। वो पक्की ईंटों का बना हुआ था। उसमें एक रसोई घर, एक स्नान घर, शौचालय, एक आंगन ऐसा था। किस समय? आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर जो मोहनजोदड़ो नगर में था। ठीक है, याद रखिएगा। अब जो ये नगर जो था इसमें कुछ नालियां का भी उल्लेख किया गया है। जो नालियां था, नालियां ये कैसा था? तो ये विश्व में सबसे सुव्यवस्थित नालियां, ठीक है, विश्व में सुव्यवस्थित नालियां, ठीक है। तो विश्व में सुव्यवस्थित नालियां कहां पाया गया? तो मोहनजोदड़ो नगर में पाया गया। नालियां कैसा हुआ करता था? तो ढकी हुई, ठीक है। नालियां कैसा? ढकी हुई हुआ करता था। नालियां जो बना था वो पक्की ईंटे का या पक्की ईंटों से बना था। कैसी ईंटों से? पक्की ईंटों से नालियां ढकी हुई होती थी। और विश्व में सुव्यवस्थित नालियां कहां पाया गया? मोहनजोदड़ो नगर में पाया गया। ये ध्यान दीजिएगा। और जो नालियां का जो पानी हुआ करता था वे बड़े नाला में गिरता था, जो बड़ा जो सड़कें था उसी के किनारे, और ये नाला जाकर सिंधु नदी में जाकर गिरती थी। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो नालियां विश्व में सुव्यवस्थित नालियां थी, ढकी हुई और पक्की ईंटों से बनी हुई। ठीक है, आगे चलते हैं इसे। अब देखिए, जो मोहनजोदड़ो नगर था, यहां का जो लोग थे वे उसके खान पान में क्या था, यानी भोजन व्यवस्था, भोजन में, तो भोजन में उपयोग क्या करते थे? गेहूं का, ठीक है, गेहूं का, जौ का, इसके बाद तिल का भी उपयोग क्या करते थे, ठीक है, और मांस का उपयोग किया करते थे। ठीक है, मांस का उपयोग ये किया करते थे। कहां? मांस का। तो मोहनजोदड़ो के वासी जो थे वे गेहूं, जौ, तिल, मांस, दूध, दही ये सब का उपयोग खाने के लिए भोजन में करते थे। वस्त्र के रूप में क्या? वस्त्र, मोहनजोदड़ो नगर का बोल रहे हैं, हड़प्पा या लोथल नगर का नहीं। वस्त्र में तो सूती वस्त्र का उपयोग करते थे, सूती वस्त्र। ठीक है, कौन सा वस्त्र? सूती वस्त्र। और सूती वस्त्र बना क्या? कपास का। ठीक है, जिसे सिंडन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंडन। यानी यूनानियों ने कपास को सिंडन शब्द से संबोधित किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, विश्व में पहली बार कपास का जो खोज हुआ था या इसका उपयोग पहली बार सिंधुवासी किए थे। तो विश्व में पहली बार कपास का उपयोग किसने किए? सिंधुवासी। और इसी कपास से सूती वस्त्र का पहली बार जो साक्ष्य मिलता है वे मोहनजोदड़ो से ही मिलता है। याद रखिएगा। तो वस्त्र के रूप में, आभूषण के रूप में, आभूषण, तो जो आभूषण के रूप में उपयोग किया करते थे, शंख या पत्थरों का बना आभूषण। ठीक है, किसका? तो शंख या पत्थरों का बना आभूषण का उपयोग सर्वाधिक मात्रा में किया करते थे। कहां के लोग? तो मोहनजोदड़ो नगर का लोग ये किया करते थे। ठीक है, अब इसमें नगर नियोजन में एक आता है बृहत स्नानागार, बृहत स्नानागार। ठीक है, तो देखिए, बृहत स्नानागार जिसे अंग्रेजी में इसे कहा जाता है ग्रेट बाथ। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो विश्व में सबसे विकसित जो स्नानागार, बड़ा स्नानागार कहां पाया गया? मोहनजोदड़ो में, और वो भी पश्चिमी नगर में, ऊंची भाग वाले क्षेत्र में। अब ये क्यों प्रसिद्ध है? तो विश्व का सबसे सुव्यवस्थित स्नानागार था, बड़ा स्नानागार था, और इसकी जो
लंबाई जो था वो 11.88 मीटर, ये इसकी लंबाई था। ठीक है, इस स्नानागार की लंबाई। इसकी जो चौड़ाई था 7.01 मीटर, इसकी क्या था चौड़ाई। ठीक है, इस स्नानागार का। और इसकी जो ऊंचाई गहराई था वो 2.43 मीटर क्या था गहरा या गहराई। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो बृहत स्नानागार मिला है कहाँ, मोहनजोदड़ो नगर से, और वो विश्व का सबसे सुव्यवस्थित स्नानागार था। और इसकी जो लंबाई 11.88 मीटर लंबा, और जो इसकी चौड़ाई जो था ये था कितना 7.01 मीटर चौड़ाई, और जो गहराई था 2.43 मीटर गहराई था इस स्नानागार का। ठीक है, कौन सा स्नानागार, बृहत स्नानागार, या इसे कहा जाता है ग्रेट बाथ। और ये जो गहराई में फर्श क्या का बना हुआ था, तो ईंटे का बना हुआ था। ठीक है, यह ईंटों से बना हुआ था फर्श। किसका फर्श, तो बृहत स्नानागार का फर्श जो बना हुआ था ये ईंटों से बना हुआ था। ठीक है, और इसमें जाने के लिए दो तरफ से उत्तर और दक्षिण दिशा से सीढ़ियां गई हुई थी। ठीक है, तो यहां से भी प्रश्न देखने को मिलता है बृहत स्नानागार से। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, मोहनजोदड़ो जो नगर है, ये मोहनजोदड़ो नगर से और क्या क्या मिला है अवशेष के रूप में। तो अवशेष के रूप में कहा जाए तो निम्न प्राप्त अवशेष, क्या क्या मिला है निम्न प्राप्त अवशेष में। तो पहला जो अवशेष है ये बृहत स्नानागार। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण, बृहत स्नानागार कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। और क्या मिला है, बृहत अन्नागार, अन्नागार यानी जो अनाज का गोदाम है सबसे बड़ा, वो मिला है मोहनजोदड़ो से। लेकिन सबसे ज्यादा जो मिला है वो हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा में अन्नागार की संख्या ज्यादा है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और तीसरा जो है, ये तीसरा क्या मिला है, तो नर्तकी का मूर्ति, नर्तकी या कांसे का नृत्यरत नारी या कहीं पे बालिका की मूर्ति। ये कहां से मिला है मूर्ति, तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से कांसे का नृत्यरत नारी की या बालिका की मूर्ति, या डायरेक्ट इसी को कह देगा नर्तकी की मूर्ति या नर्तकी बालिका की मूर्ति, नर्तकी बालिका की मूर्ति। ठीक है, कहां से मिला है, तो ये मिला है मोहनजोदड़ो नगर से। कहां से मिला, मोहनजोदड़ो नगर से। और क्या मोहनजोदड़ो नगर से मिला है, मोहनजोदड़ो नगर से और क्या मिला है, तो मोहनजोदड़ो नगर से सूती वस्त्र मिला है। याद रखिएगा, सूती वस्त्र का साक्ष्य, सूती वस्त्र का साक्ष्य कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो नगर से मिला है। और पुरोहित राजा का प्रतिमा कहां से मिला है। ठीक है, तो पुरोहित राजा का जो प्रतिमा मिला है ये मिला है कहां, मोहनजोदड़ो से। देखिए कौन सा प्रतिमा के बारे में बताया जा रहा है, जैसे देख लीजिए, ये बृहत स्नानागार ये मिला है मोहनजोदड़ो से। ये जो महिला है ये कांसे का नृत्य नारी या बालिका का प्रतिमा है, मूर्ति मिला है। कहां से मिला है, तो ये मोहनजोदड़ो से। और इसी में चूड़ियां भी पहनी हुई है। ठीक है, ये भी कहीं कहीं पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये पुजारी का या कहा जाए पुरोहित राजा का जो चित्र मिला है, मूर्ति मिला है, ये कहां से मिला, मोहनजोदड़ो से। तो ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। यानी पशुपति की मूर्ति या जो पशुपति शिव जैसी आकृति है, ये भी कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्रेट बात, यानी ये आ गया
क्या है, तो ये विशाल स्नानागार है, कांसे का नृत्य बालिका या नारी का प्रतिमा है, और ये पुजारी का पुरोहित राजा का मूर्ति मिला है, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। शिव जैसी आकृति भी मोहनजोदड़ो से मिला है। तो ये सब साक्ष्य मिला है कहां से, तो मोहनजोदड़ो से। और आगे चलिए, तो पुरोहित राजा का प्रतिमा कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। और मिला है पशुपति शिव जैसी आकृति। पशुपति शिव जैसी आकृति कहां से मिला, मोहनजोदड़ो से। और ये क्यों प्रसिद्ध है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें 4 जानवर हैं। कितने, 4। और वो कौन सा है, हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा। ठीक है, ये सब जानवर है। और 2 और जो जानवर है वो 2 हिरन है। याद रखिएगा, सबसे नीचे वाले क्षेत्र में 2 हिरन। तो कुल मिलाकर 5 जानवर। यदि पूछा जाए प्रश्न में पशुपति शिव जैसी आकृति में कुल कितने जानवर हैं, तो 5। लेकिन हिरन को ना जोड़ा जाए तो कुल कितने, 4। एक हाथी, एक बाघ, एक गेंडा, एक भैंसा। ठीक है, ये है, इसलिए ये पशु आसपास है, इसलिए इसे पशुपति शिव जैसी आकृति कहा गया है, या आदि शिव कहा गया है। ठीक है, क्या, आदि शिव किसे कहा गया है, तो ये पशुपति शिव को ही कहा गया। और इसका पहला जो प्रमाण मिलता है वो मिलता है मोहनजोदड़ो नगर से। कहां से, मोहनजोदड़ो नगर से उत्खनन में ये प्राप्त होता है। तो मोहनजोदड़ो नगर से क्या क्या मिला है, तो बृहत स्नानागार, बृहत अन्नागार, कांसे का नृत्यरत नारी या बालिका की मूर्ति, सूती वस्त्र, पुरोहित राजा का प्रतिमा, पशुपति शिव जैसी आकृति, ये सब मिला है। कहां से मिला है, तो मोहनजोदड़ो नगर से। आगे चलते हैं, मोहनजोदड़ो जो नगर, इसका पतन कैसे हुआ। ठीक है, मोहनजोदड़ो नगर का पतन। तो मोहनजोदड़ो नगर का जो पतन, ये बताया गया है बाढ़ के कारण। किसके कारण, बाढ़ के कारण। दूसरा बताया गया है कि नदी की दिशा बदलने के कारण। तो देखिए, बाढ़ के कारण, नदी की दिशा बदलने के कारण। तीसरा बताया गया है महामारी के कारण, यानी मलेरिया वगैरह या महामारी के कारण, यानी मोहनजोदड़ो नगर है ये पतन हो गया। कुछ जो इतिहासकार बताते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण, लेकिन ये विवादित बहुत ज्यादा है। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो इतिहासकार कहे हैं वे बाढ़ के कारण। किसका पतन, तो मोहनजोदड़ो का पतन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो मोहनजोदड़ो नगर को विस्तार से डीप में बता दिए हैं। आज यहीं तक, थैंक यू।